बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं इशाल सुलेमान। आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपको सबसे पहले हमजा एक बड़ी अच्छी बात बताने जा रहे हैं। अच्छी बात इस तरह से कि इंसान जो इंसानों से ज़्यादा समझदार जानवर हैं, जो बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों में ट्रेन कर लिए जाते हैं, और हम जिस तरह से उनको ट्रेन करना चाहें हम उनको कर सकते हैं, फिर वो वैसे ही काम करते रहते हैं। लेकिन हमें इसको पॉजिटिव वे में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें किसी अच्छे काम में भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ज़रूरी नहीं कि हम गलत काम इनसे लें। चलें, ये तो आपने बता दिया कि गलत काम के लिए कहीं पर जो है किसी जानवर को इस्तेमाल किया गया। तो ये नई दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं कि ये खबरें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर एक गिरोह है जो डकैती करता है, चोरी करता है, और इतनी महारत से करता है कि साथ बैठे हुए शख्स को पता ही नहीं चलता। और ये गिरोह किन लोगों का है? ये 3 बंदरों पर मुश्तमिल गिरोह है। और ये क्या करते हैं कि बस स्टॉप पे कोई खड़ा हुआ है, उसका वॉलेट निकाल लेंगे, उसका बटवा निकाल लेंगे, उसके पैसे निकाल लेंगे, और उस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये बंदर कर क्या रहे हैं। अब हुआ ये करें कितनी महारत के साथ बंदर जो है वो अपना काम कर रहे हैं। और इंसान भी अगर मेरे ख्याल में करेगा तो कहीं ना कहीं कर ही जाएगा। लेकिन बंदर अपनी शातिर दिमाग की बदौलत, और उन्हें सिखाया गया था। और ये भी हमजा बता दें कि कैसे सिखाया गया जी। एक वकील साहब जो है वो उन्होंने अदालत में जो है एक केस दायर कर दिया, और वो कहते हैं कि मैं रिक्शे पर सफ़र कर रहा था, और जो रिक्शे का मालिक था उसने अगली सीट पर एक बंदर को बिठाया हुआ था, और एक बंदर को उसने कहा कि ज़रा आप पीछे बिठा लें, ये मुझे तंग कर रहा है, तो उसको पिछली सीट पे बिठा लिया। तो जब वो रिक्शे से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि उनकी जेब से 6,000 रुपये जो हैं वो बिल्कुल गायब है। तो उनको शक हुआ ये कहीं बंदर ने जो है ना वो निकाला है। फिर पुलिस ने ट्रेस करना शुरू किया तो पता लगा ये बंदर बाकायदा एक बस स्टॉप पर जाते हैं, वहाँ पर भी लोगों किसी तरह जेबें खाली करते हैं, लेकिन लोगों को कोई शक ही नहीं होता। फिर जब पता लगा उसके मालिक को गिरफ्तार किया गया तो उसने बताया जी बाकायदा आप इनको लाइट ना लें, इन बंदरों को, इनको बाकायदा मैंने ट्रेनिंग दी है, और हम कुछ सैकड़ों लोगों के इस तरह से पैसे और बटवे जो हैं वो निकाल चुके हैं। तो अब बात यह है कि बंदर जो है वो उसका दिमाग बहुत शातिर है, कितनी जल्दी उसने सीखा और किस तरह से उसने पिक किया। लेकिन आप इसको पॉजिटिव इस्तेमाल में ला सकते थे, उससे कोई अच्छे काम ले सकते थे। यहाँ पर चोरी के लिए इस्तेमाल किया गया। इसलिए मैं कह रही थी कि अच्छी बात यह है कि इंसान जो है उसका दिमाग इतनी तेज़ी से शायद काम नहीं करता जितना हम एक बच्चे को सिखाने लगते हैं ना, इंसानी बच्चे को, तो हमें सालों शायद लग जाते हैं उसे किसी एक चीज़ की तरगीब देते होते, सिखाते। लेकिन बंदर जो है वो इतनी जल्दी ट्रेन होकर उन्होंने इतनी महारत से जेब जो है वो काटना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो बंदर हैं उनको तो कोई सज़ा नहीं दी गई, उनको मुंतकिल कर दिया गया है कि जी कि आप जाएं, आप जानवरों के साथ ही ज़िंदगी गुजारें तो ज़्यादा बेहतर है, आप इंसानों में आके ये क्या करते फिर रहे हैं। और उस शख्स के खिलाफ जिसने ट्रेनिंग दी थी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो ये एक चीज़ थी कि हैरानकुन बात है कि अब बंदर जो है मार्केट में आ चुके हैं, तो अपने इर्द गिर्द बंदरों पर ख़ास आपने नज़र रखनी है। हम सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की, और खुसूसी तौर पर जो बच्चों के हवाले से खबरें सामने आती हैं उनको हम जो है शामिल गुफ्तगू करेंगे, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। क्योंकि ये बात आ रही है सामने कि शायद जो बच्चों में केसेस की शरह है वो बढ़ नहीं रही है। शरह वही है जो पहली लहर के दौरान थी, लेकिन शायद अब जो है केसेस ज़्यादा आने की वजह से और बच्चे क्योंकि ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, शरह तो वही है जितने टेस्ट पहले किए जा रहे थे उसके मुताबिक। तो फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन है क्या, ये हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या दुनिया में भी बच्चे इतने ही मुतासिर हुए हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है मुल्क भर में अपने पंजे इस वक्त गाड़ चुकी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आलमी वबा ज़्यादा तबाही मचा रही है। लाहौर में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई शरह की वजह से साउथ अफ्रीकन और बरतानवी जो स्ट्रेन को करार दिया गया है, जो ये हमारी जो वेव थी, तिबी माहिरीन इस हवाले से कहते हैं कि अफ्रीकी और बरतानवी स्ट्रेन में 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलने की सलाहियत है। मतलब पहले जो कोरोना फैला हमने उसे कहा कि वो कोविड-19 है, अब की जो हमने कहा यूके वेरिएंट है, तो हम इसको कह रहे हैं कि ये ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है बनिस्बत पहले जो लहर आई थी उसके। बिल्कुल ऐसे ही। और कोरोना की तीसरी लहर जिस तरह से हम बात कर रहे थे पहले कि बच्चों को तेज़ी से निशाना बना रही है, और खैबर पख्तूनख्वा में आपको बताएं कि 10 साल तक के बच्चों में कोरोना मुस्बत केसेस की जो शरह है वो 4.25% तक पहुँच गई है, जो कि पहले कहा जा रहा था कि 3% के करीब रही है पहली लहर
सैर के दौरान, तो हम ये तो देख रहे हैं कि शरह में खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो इजाफा हुआ है और केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफे के बाद सूबे भर में मजीद पाबंदियाँ लगाने का भी फैसला किया गया। और कोरोना की जो तीसरी लहर है, इससे पाकिस्तान में हेल्थ केयर वर्कर्स भी बहुत तादाद में मुतासिर हो। बिल्कुल ऐसा ही है। 1 मार्च से अब तक मुल्क भर में कोई तकरीबन 1080 डॉक्टर्स हैं या नर्सें हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है जो कि इससे मुतासिर हो चुके हैं। NCOC के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मुल्क भर में कोरोना का शिकार हेल्थ केयर वर्कर्स की मजमूई तादाद 15,521 तक जा पहुंची है और ये बहुत ज़्यादा तादाद है जिन्होंने हमारी टेक केयर करनी है। अस्पतालों की जो इंतज़ामिया है, डॉक्टर्स हैं, इस वक्त वो बहुत ज़्यादा हद तक मुतासिर नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। सबसे पहले तो अगर मरीज़ जाता है वहाँ पर तो उनके साथ ही उसका जो है इंटरेक्शन हो रहा होता है और अब तक 150 हेल्थ केयर वर्कर्स का इंतकाल भी हो चुका है, जबकि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क में कोरोना केसेस की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। इसी हवाले से बच्चों के लिए कितना ख़तरनाक है खुसूसी तौर पर ये वायरस, इस पर बात करेंगे। अगर हम दीगर ममालिक की बात करें, अमेरिका की खुसूसी तौर पर बात करें तो वहाँ पर क्या ट्रेंड है, तीसरी लहर जो है वो पाकिस्तान के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिद चट्टब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू यू। सर ये बताइएगा कि तीसरी लहर पाकिस्तान में जो है बहुत ख़तरनाक साबित हो रही है। हम यूके वेरिएंट की बात कर रहे हैं, अब साउथ अफ्रीका का जो वेरिएंट है उसका भी जिक्र साथ साथ किया जा रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बच्चे बड़ी तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं। क्या अमेरिका में भी ऐसा ही था, बच्चे रिपोर्ट हो रहे थे? इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। जो आप बात कर रहे हैं बच्चों के अंदर जो केसेस अब ज़्यादा नज़र आ रहे हैं वो पूरी दुनिया भर में नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है, उसकी वजह ख़ास वजह ये है कि शुरू में जो है जब बीमारी फैली तो बच्चों को काफ़ी प्रोटेक्टेड रखा गया, घरों में रखा गया, स्कूलें बंद थी। अब जो है वो उसके बाद स्कूलें खुल गई। इस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा है पाकिस्तान में और तमाम मुस्लिम ममालिक में और हर जगह पे। तो ये कि बच्चे बाहर निकल रहे हैं, नमाज़ों पे जा रहे हैं और जो है स्कूल जा रहे हैं, तो उस वजह से जो है बीमारी तो फैलेगी। इसके अलावा जो है जो आपने जिक्र किया कि अब UK स्ट्रेन है, फिर जो है साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है और इसके अलावा एक ब्राज़ीलियन स्ट्रेन भी है जो कि काफ़ी हद तक फैल चुका है। और सबसे बड़ी जो तशवीशनाक बात है वो ये कि इस वक्त जो है एक इंडियन स्ट्रेन है जो कि डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है जो कि फैल रहा है पूरी दुनिया भर में। ये जो स्ट्रेन है ये इसमें जो है ये साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन को भी आप शामिल कर लें या जो है आप ब्राज़ीलियन स्ट्रेन को शामिल करें। और फिर इसकी दूसरी खुसूसियत ये है कि इसमें कैलिफोर्निया स्ट्रेन की भी कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। कैलिफोर्निया स्ट्रेन जो है यूनाइटेड स्टेट्स में फैला जो कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस था, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा लोग बहुत तेज़ी से बीमार हो रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही हैं और बढ़ती चली जाएंगी अनफॉर्चुनेटली, और कई स्ट्रेन्स भी आएंगे। अब इस तरह बच्चों को बचाया जाए। अब तक जो है जो पाकिस्तान के अंदर भी जो मैं डेटा को देख रहा था तो ये कि बच्चे काफ़ी हद तक बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं। पूरी दुनिया भर यही ट्रेंड नज़र आ रहा है। चूँकि बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है बच्चों में और वैक्सीनेशन बच्चों की हो नहीं रही है, तो ये भी मज़ीद फैलती चल जाएगी अनफॉर्चुनेटली। तो डॉक्टर साहब इसमें वजूहात क्या समझ रहे हैं आपके बच्चों में इतनी तेज़ी से फैल रहा है? अगर ये वायरस, अगर हम इन वेरिएंट्स की बात करें तो ये ज़्यादातर आपने खुद भी कहा कि बच्चों में अब फैल रहा है, उसकी बेसिक वजह क्या, वालिदैन की लापरवाही हो सकती है या फिर ये वायरस है ही इतना शदीद कि ये बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि अब मैं खुद जो है फरवरी लास्ट ईयर से कोविड-19 पे काम कर रहा हूँ। जिस तरह मैं हेल्थ केयर वर्कर हूँ, थक गया हूँ मैं भी, जाहिर है। तमाम बच्चे जो हैं वो भी थक चुके हैं, तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस लगी थी उन पे। अब जो है ये तमाम चीज़ें खुल रही हैं, लोगों ने जो है बाहर जाना शुरू कर दिया, तो जाहिर है एक्सपोजर बढ़ गया उनका। पेरेंट्स की लापरवाही, ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स की सिर्फ लापरवाही हो, क्योंकि स्कूल्स अगर खुले हुए हैं तो वो वहाँ पर जा रहे हैं, अगर वो मसाजिद जा रहे हैं या फिर जो है वो बाहर बाजार में जा रहे हैं, तो ये बीमारी तो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी से फैलेगी, कुछ भी नहीं किया जा सकता उसके बारे में। अब वेरिएंट्स जो हैं उनके बारे में अभी तक जो है ये तस्दीक के साथ नहीं कहा जा सकता कि जो है वही इसकी ख़ास वजह है तेज़ी से बीमारी फैलने की। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो है ये बीमारी, जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उनमें जो है इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है और ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, यानी ट्रांसमिट ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो ये दोनों वजहें हो सकती हैं कि ये बीमारी और तेज़ी से बच्चों में फैल रही है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से बात की थी कि उनको तो हम वैक्सीनेट कर ही नहीं पा रहे हैं, हमारे पास शायद वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है, इसके ऊपर काम अभी हो रहा है। लेकिन एक आधी वैक्सीन है कि जो
क्लेम कर रहे हैं कि ये वैक्सीन बच्चों के अंदर भी बेहतरीन रिजल्ट्स दे रही है। क्या हमें मज़ीद इंतज़ार करना होगा? उसकी वो जो वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूँ जो क्लेम कर रहे हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हम 2 वैक्सीन यूज कर रहे हैं, एक मॉडर्ना है और एक फाइजर है। एग्जैक्टली। दोनों वैक्सीन जो है, एक जो फाइजर जो है 16 साल से ऊपर के बच्चों को दी जा सकती है, मॉडर्ना 18 साल से बच्चों को ऊपर की दी जा सकती है। इस वक्त कुछ और स्टडीज हुई हैं जिसके ऊपर FDA अब काम कर रही है और दोनों कंपनीज ने कहा है कि 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेशन ये दी जा सकती है। यही 2 वैक्सीन इस वक्त हमारे पास हैं। इस वक्त हमने जॉनसन एंड जॉनसन को जो है उसके ऊपर हॉल्ट लगाया हुआ है, क्योंकि जॉनसन जॉनसन ने जो है काफ़ी जो चाइल्ड बेयरिंग एज की ख़वातीन थी उनके अंदर एक क्लॉटिंग, स्पेशली क्लॉटिंग उनके अंदर कुछ होने लगी और जो है उसमें से एक खातून जो है जान बाग भी हो चुकी हैं, एक मर्द को भी ये बीमारी लगी है। तो इस वक्त समझ नहीं आ रही है कि ये वैक्सीन के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि जो कि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। सिर्फ क्लियर करने के लिए सर, ये सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन, सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन की हम बात कर रहे हैं। फिर एस्ट्राजेनेका के अंदर जो एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, कई ममालिक में, यूरोप में उसको बंद कर दिया गया है। तो इस वक्त जो 2 वैक्सीन जो कि बहुत अच्छे अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं वो है मॉडर्ना और फाइजर। पाकिस्तान के अंदर जो है एक चाइनीज वैक्सीन है कि जो कि यूज हो रहा है, चाइना में भी वो वैक्सीन यूज हो चुका है। इट्स अ वेरी सेफ एंड एफिकेशियस वैक्सीन। तो ये कि वैक्सीन तो है, लेकिन जो है कितने लोगों को वैक्सीन कितनी जल्दी लगाया जाएगा और कितना वैक्सीन दस्तयाब होगा, ये एक फैक्टर है। आपके 80%, 70 to 80%, 70 से 80% पॉपुलेशन को वैक्सीन लगना होता है हर्ड इम्यूनिटी। बिल्कुल। तो अब आप सोचें कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है और कितने लोगों को ये वैक्सीन लगना होगा। तो डॉक्टर साहब, मॉडर्ना और फाइजर की अगर बात कर लें, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये दोनों कंपनियां इस वक्त वहाँ पर भी चल रही हैं और इन्हीं की वैक्सीन यूज़ की जा रही है, बच्चों के हवाले से कोई काम कर रही हैं कि बच्चों को कब से वैक्सीन देनी शुरू कर देंगे ये लोग? इस वक्त जो है वो FDA की कमेटी इसके ऊपर जो है वो गौर कर रही है और तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर हमें ये पता, 2 या 3 हफ्तों में पता चल जाएगा कि ये बच्चों के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो ये कि यहाँ पर तो जो है अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर तो ये एक आसाइश मौजूद है कि बच्चों को शायद वैक्सीन तकरीबन 2 या 3 हफ्तों के बाद लगना शुरू हो जाए। लेकिन जो दूसरे ममालिक हैं, पाकिस्तान के अलावा भी कई और ममालिक हैं जहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, चूँकि ये वैक्सीन वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, ये भी हमें बताइएगा कि हम जब मुख्तलिफ वेरिएंट्स की बात कर रहे हैं तो फिर हमारे जहन में सवाल आता है कि क्या जो तमाम वैक्सीन्स हैं वो हर वेरिएंट के लिए जो है काबिले इस्तेमाल होंगी, उस पर असरअंदाज होंगी, उससे आपका बचाव कर पाएंगी? क्या हमें नई वैक्सीन्स बनानी पड़ेंगी? भाई इस वक्त जो है मॉडर्ना, फाइजर और जो है J&J भी जो थी और एस्ट्राजेनेका जो थी वो जो है वो जो वाइल्ड वेरिएंट जो शुरू में आया था जिसे हम कोविड-19 कहते हैं, उसके लिए तो बहुत यूजफुल थी। लेकिन इसके अंदर एक कुशन फैक्टर होता है कि अगर आपकी टाइटर जो है 100% होती है एक वेरिएंट के लिए और फिर दूसरा वेरिएंट आता है, तो इस वक्त देखा गया था कि वो जो बरतानिया से जो वेरिएंट आया था और जो ब्राज़ील से वेरिएंट आया था, इसके अगेंस्ट ये जो और दूसरे जो साउथ अफ्रीका से वेरिएंट आया था, उसके अगेंस्ट ये वैक्सीन काफी हद तक काम कर रहा था। 100% नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी काफी कर रहा था, क्योंकि 20% कुशन फैक्टर होता है तमाम वैक्सीन के अंदर। लेकिन जो है अभी हमें ये नहीं पता कि जो है वो कैलिफोर्निया का जो वेरिएंट है उस पर ये कितना काम करता है। हमें ये नहीं पता कि जो है जो नया इंडियन वेरिएंट जो आया है उस पर ये कितना काम करेगा। लेकिन ये कि वैक्सीन से जो है फ़ायदा ये है कि अगर वो 100% काम नहीं भी करता तो इंसान के अंदर कुछ इम्यूनिटी डेवलप होती है ताकि वो जो है वायरस को फाइट कर सके। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, यही बात आपसे पूछना चाह रहे हैं कि एक इंसान को कैसे पता लगेगा कि मेरे ऊपर जो है वैक्सीन ने बेहतरीन तरीके से असर किया है? क्या एंटीबॉडीज टेस्ट करवाना होगा बाद में, या कोई टेस्ट ऐसा है जिससे पता लग सके कि क्या वैक्सीन का फायदा हुआ? भाई देखिए, एंटीबॉडी टेस्ट तो आप जब इंसान किसी को कोविड होती है, राइट, ठीक है, कोविड होने के बाद अगर आप जो है एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं, और मैं जो है वो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं ब्लड सीरम एंटीबॉडी टेस्ट की बात कर रहा हूं, तो उससे आपको ये अंदाजा हो जाता है कि अगर आपके जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज बने कि नहीं बने। वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको ये अंदाजा हो जाता है कि आपके अंदर एंटीबॉडीज बने कि नहीं बने। इस वक्त इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि अब नई जो स्टडीज आई हैं उसमें ये देखा गया है कि फाइजर और मॉडर्ना जैसे वैक्सीन जो हैं वो तकरीबन 5 महीने तक जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज रख रहे हैं।
अब ये भी हमें नहीं पता कि ये 5 महीने से ज़्यादा रखेंगे या 3 महीने से ज़्यादा रखेंगे या पूरा साल रखेंगे या फिर हमें दोबारा से वैक्सीन देना पड़ेगा। इस वक्त फाइजर और मॉडर्ना जो हैं वो एक और वैक्सीन बना रहे हैं, बूस्टर डोज बना रहे हैं, ताकि अगर ये वैक्सीन जो वेरिएंट्स हैं उनके अगेंस्ट इस्तेमाल ना हो सके और कामयाब ना हो सके तो उन्हें एक बूस्टर डोज लगाया जाएगा। ठीक है डॉक्टर, हेल्थ वर्कर्स की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा मुतासिर हम देख रहे हैं हो रहे हैं। हालांकि पहली जब वेव आई थी उसके बाद जब वैक्सीन लगनी शुरू हुई तो सबसे पहले डॉक्टर्स को, जो हॉस्पिटल्स का स्टाफ था, उसको लगाई गई। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हेल्थ वर्कर्स बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। क्या वजूहत हैं इसकी? क्या उनके लिए कोई मुनासिब इक़दाम नहीं किए जा रहे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो प्रोटेक्शन, देखिए मैं फरवरी से अब तक, हत्ता कि मुझे वैक्सीन कई महीनों पहले लग चुका है, मैं अब भी मास्क पहनता हूँ। मैं हर वक्त जो है वो N95 या KN95 मास्क रखता हूँ अगर मैं बाहर जाता हूँ तो। अब क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो सेंसिटाइज हो जाते हैं, कहते हैं कि यार अब मुझे जो है लग चुकी है बीमारी या मुझे जो है वैक्सीन लग गई है तो मैं ज़रा केयरफुल कम हो जाऊँ। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में देखी जा रही है बल्कि पूरी दुनिया भर में देखी जा रही है, जिसे मैं कहता हूँ कोविड फटीग। लोग थक गए और वो आज़ादी चाहते हैं। तो हेल्थ केयर वर्कर्स भी जो है अगर थोड़ा सा जो है अगर रिलैक्स हो गए तो फिर तो बीमारी लगने के इम्कानात उनके अंदर बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, अगर मास्क को पहनते हैं, अगर वो प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, PPE जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल तो ठीक है। आप अगर वैक्सीनेट खुद को करवा भी लेते हैं तो उसके बाद भी आपने जो है SOPs पर अमल दरामद उसी तरह से रखना है अगर आप इस वायरस से बचना चाहते हैं। डॉक्टर राशिद चोटानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अमेरिका से आप मौजूद थे, सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। आगे बढ़ेंगे इशाल, और आज जो है दुनिया भर में खून की बीमारी हीमोफीलिया का दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि इस खतरनाक बीमारी के बारे में आगाही जो है वो वक्त की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये हीमोफीलिया है क्या? जिस्म में खून की मुनासिब रवानी ही सेहतमंद ज़िंदगी की अलामत है, लेकिन जब यही रवानी बेतरतीब हो तो इंसानी ज़िंदगी मुतासिर हो जाती है और इसको कहते हैं हीमोफीलिया। ये एक मरूसी मर्ज़ है जिसे हम आम नहीं ले सकते, हम इसे नॉर्मल नहीं ले सकते हैं। ये इसका इलाज जो है वो ता ज़िंदगी चलता रहता है। मामूली चोट लगने पर भी देर तक खून बहते रहना, ये इसकी एक बड़ी अलामत समझी जाती है। बाज़ मरीजों के जिस्म के अंदर जो है अचानक खून बहने लगता है, जिससे जोड़ों और जो मुख्तलिफ अज़ाएं हैं उसमें शदीद दर्द होता है, सूजन होती है, चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है। ये बीमारी होती कैसे है? क्योंकि हम इसको मरूसी बीमारी कह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अहम बात है कि जान लेना चाहिए कि जी कि इसको रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता, हमारे इख्तियार में है भी ये चीज़ या नहीं है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन डॉक्टर हसन अब्बास ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी हम आपको बताते हैं कि दुनिया भर में 4 लाख से जो ज़ायद अफराद हैं वो इसका निशाना बन रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। और दुनिया भर में जो ये 4 लाख हैं और पाकिस्तान में तकरीबन जो है 20,000 अफराद हैं हीमोफीलिया के मरज़ में मुब्तला हो रहे हैं। इशाल, एक और अहम चीज़ है इसके अंदर कि मर्दों के निस्बत कहा जा रहा है कि ख़वातीन को जो है ना ये ज़्यादा अफेक्ट पाया कर जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, डॉक्टर हसन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें बताइएगा ये बीमारी है क्या? हम इसको मरूसी बीमारी कह रहे हैं, इससे हम क्या समझें कि ये बीमारी हमारे इख्तियार में है कि हम इसको रोक सकते हैं? जी, हीमोफीलिया जो है ये खून की एक मरूसी बीमारी है, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो कि ज़्यादातर मर्द हजरात में होता है और ख़वातीन जो हैं वो इसकी कैरियर होती हैं। अच्छा। इसमें ये होता है कि खून के जमने की जो सलाहियत है, यानी क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग की एबिलिटी, वो मुतासर होती है और उसकी वजह से खून के जमने का निज़ाम जो है वो ठीक तरह से नहीं होता है और इसकी वजह से अगर ब्लीडिंग हो जाए किसी भी वजह से तो वो रुकती नहीं है और या बहुत देर में रुकती है, जिससे खून का ज़िया भी होता है और दीगर मसाइल भी जन्म लेते हैं जिस्म में। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की अगर बात कर लें तो कितनी बड़ी तादाद में हीमोफीलिया की बीमारी पाई जाती है और क्या यहाँ इसका मुनासिब इलाज है? कोई प्रॉपर हमारे यहाँ सर्वे तो नहीं हुआ है जिससे मरीज़ों की एग्जैक्ट तादाद का हिसाब लगाया जा सके, मगर ग़ालिबन 20 से 25,000 अफराद इस मर्ज़ का शिकार हैं जिनको माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर फॉर्म में हीमोफीलिया है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है सर, इलाज के हवाले से बताइएगा, इसका इलाज मुमकिन है? पाकिस्तान में जो है मुनासिब इलाज मौजूद है? और ये बता दीजिएगा अलामात क्या हैं, हमें कैसे मालूम होगा कि ये शख्स हीमोफीलिया के मरज़ में जो है मुब्तला हो चुका है? देखिए, पाकिस्तान जैसे माशरे में और इस्लामी ममालिक में आपको पता है कि जो मेल
चाइल्ड होता है उसकी बहुत ही शुरू में सर्कमसिजन कराई जाती है, तो वो बच्चे जिनको हीमोफीलिया का मर्ज हो वो बहुत जल्दी उनके पता चल जाता है कि इनको हीमोफीलिया या ब्लड क्लॉटिंग का कोई मसला है, तो उस वक्त वो ज़्यादातर पाकिस्तान में उस वक्त ये मर्ज़ की डायग्नोसिस होती है। तो डॉक्टर साहब इससे अमवात का खदशा भी है कि अगर आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है या आपको हीमोफीलिया है तो इस सूरत में अमवात का खदशा भी होता है? जी बिल्कुल, अगर सही तरह से देखभाल ना की जाए और इलाज की अच्छी सहूलियात ना हो तो फिर ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो सकता है, क्योंकि मामूली चोट से भी अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए और वो ना कंट्रोल हो पाए तो फिर उसका नुकसान हो सकता है। अगर ये इंटरनल ब्लीडिंग है तो उसके अपने मसाइल हैं, यानी कि जोड़ों में अगर ब्लड निकल रहा है तो फिर जोड़ों को मुतासिर होते हैं, और इसके अलावा अगर ब्रेन में हेमरेज हो जाए तो उसके बहुत नुकसान हो सकते हैं। इसी तरह से इंटरनल ऑर्गन्स में अगर ब्लीडिंग हो जाए तो उसके भी बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मगर बाहर के ममालिक में जहाँ पे इस मर्ज़ की बहुत अच्छी तरह देखभाल की जाती है, बेहतर सहूलियात हैं, वहाँ पे हीमोफीलिया के मरीज़ जो हैं बहुत नॉर्मल लाइफ स्पैन जो है वो गुजार सकते हैं, बशर्ते कि वो अच्छी तरीके से मैनेज किए जाएं और उनको इलाज मुआवजे की अच्छी सहूलियात तो डॉक्टर साहब दी इससे जाए। बचा कैसे जा सकता है? क्या शादी से पहले कोई ऐसा टेस्ट हो सकता है जिससे पता चल सके कि शादी के बाद इस जोड़े के जो बच्चे हैं उनमें हीमोफीलिया पाया जा सकता है, वो इस मर्ज़ से मुतासिर हो सकते हैं? क्या ये ऐसा मुमकिन है? जी किसी हद तक मुमकिन है। 70% के करीब जो मरीज़ होते हैं हीमोफीलिया के उनमें फैमिली हिस्ट्री होती है, तो अगर आपकी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है इस किस्म की अलामात की तो वहाँ पे फिर एहतियात की जा सकती है। और फीमेल जो हैं वो कैरियर होते हैं, मेल्स में ये हीमोफीलिया होता है, तो अगर किसी फीमेल की शादी हो तो जिसको पता हो कि वो कैरियर भी है तो फिर हर प्रेगनेंसी पे उसका जेनेटिक टेस्ट कराए जा सकते हैं और फिर ऑप्शंस दिए जा सकते हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। डॉक्टर साहब जब हम मौरूसी बीमारियों का जिक्र करते हैं तो हमें स्टडीज़ अक्सर ये बताती हैं कि कज़न मैरिजेस जो है वो बड़ी वजह बन जाती हैं, फिर एक कैरियर हो दूसरा कैरियर ना हो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें बीमारी में भी क्या कुछ ऐसा ही है? नहीं, आप थैलेसीमिया के हवाले से बात कर रहे हैं कि जहाँ पे दो कैरियर्स की आपस में शादी हो जाए तो फिर ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं थैलेसीमिया मेजर की पैदाइश के। हीमोफीलिया मुख्तलिफ है, ये एक एक्स क्रोमोसोम के ज़रिए ये जेनेटिक बीमारी फैलती है और इसमें कैरियर जो है वो फीमेल ही होती है, मगर जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें मेल जो होते हैं उनमें ये मर्ज आता है और जो फीमेल होते हैं वो उसमें कैरियर होते हैं। ठीक है, डॉक्टर हसन अब्बास ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका बहुत शुक्रिया, बीमारी के हवाले से हमें बता रहे थे एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें इस पर चेक रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से वो बता रहे थे कि अगर जो है फीमेल इसकी कैरियर है तो फिर जो है हर प्रेगनेंसी पे ये टेस्ट होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी बीमारी की तशखीस होना सबसे पहले ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस मर्ज़ में इस वक्त मुब्तला हो चुके हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टेस्ट पे नहीं जाते, हम लोग किसी चीज़ को चेक नहीं करते हैं कि हमारी बॉडी में चेंजिंग्स आ रही हैं, हमारी बॉडी में अगर हमें ब्लीडिंग हो रही है, हम ब्लीडिंग को बड़ा माइनर सा लेते हैं कि अगर कट लग गया है, ब्लीडिंग हो रही है मुसलसल, तो शायद हमारे अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा है इसलिए ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। इसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत है कि आप जाएं डॉक्टर के पास और कंसल्ट करें, आपका टेस्ट हो, कहीं आपको हीमोफीलिया तो नहीं हुआ। खुद से फैसला मत कीजिए, लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये बचपन में मालूम हो जाता है कि ये प्रॉब्लम है और अपनी बीमारी को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए, ये सबसे अहम चीज़ है। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।